हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। एक ऐसा पेपर जिसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, आपके आगे के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। मैंने देखा इस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, या तो ये क्वेश्चन या उसके ऑप्शंस आपके 5 साल में, 5 से 6 सालों में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए दोस्तों, स्पेशली वोकैबुलरी। तो इसलिए ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके वोकैबुलरी, इसके ऑप्शंस काफी कुछ आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आगे के शिफ्ट्स में भी पूछे जाएंगे, आगे के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आज जिस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल का, जो 12 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। इसको पूरा मेरे साथ जरूर सॉल्व करिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चों आप सभी को मेंटोर करते हुए। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इस पेपर का एक एक ऑप्शन खोल के रख दूंगा दोस्तों। यानी ना केवल 25 प्रश्न कराएंगे, बल्कि 25 प्रश्नों के 4 ऑप्शंस, यानी 100 प्रश्न पूरे बनेंगे। 100 के 100 क्लास में रटा दूंगा दोस्तों, इसलिए पूरा देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ को क्या कहते हैं? अ फॉल्स आइडिया या बिलीफ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है रेटिसेंस, दूसरा है एट्रोफी, तीसरा है फैलेसी और चौथा है एंट्रोफी। बच्चों को एट्रोफी और एंट्रोफी में भी कंफ्यूजन होती है, जो हम अभी क्लियर करेंगे। बच्चों को रेटिसेंस, रेटिसेंट में कंफ्यूजन होती है, हम इसे भी क्लियर करेंगे। आइए आपके आंसर को देखते हैं। उसने क्या कहा? फॉल्स, 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 फैलेसी। ऐसा नहीं लग रहा? थोड़ा सा मिलता जुलता सा लग रहा है। फॉल्स फैलेसी, फॉल्स फैलेसी। तो फॉल्स आइडिया और बिलीफ को फैलेसी कहते हैं। फैलेसी, फॉल्स आइडिया और बिलीफ, जिसको हिंदी में भ्रांति कहते हैं, हम उसे फैलेसी कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन का ये आंसर हुआ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इट इज अ फैलेसी, यह एक भ्रांति है, यह एक कंफ्यूजन है। दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कि संपत्ति खुशियां लाती है, ये एक फैलेसी ही तो है। जो लोग ये सोचते हैं पैसे आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, पैसे आते हैं ना तो परेशानियां भी लेकर आता है अपने साथ। तो पैसे खुशी नहीं देते, परिवार खुशी देता है। फैलेसी का ये यूज हो गया। थोड़ा बाकी ऑप्शंस में आते हैं। रेटिसेंस जो है, इसका मतलब होता है साइलेंस और अनविलिंगनेस टू स्पीक, अल्पभाषिता इसे कहते हैं। प्यारे साथियों, रेटिसेंस एक वर्ड होता है रेटिसेंट, जो सेंस है वो सेंट हो जाएगा। रेटिसेंट का मतलब होता है वो इंसान जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसे हम रेटिसेंट कहते हैं। रेटिसेंस उसके द्वारा कम बोला जाना। अल्पभाषिता यानी वो साइलेंस, वो चुप्पी को रेटिसेंस कहते हैं और उस इंसान को रेटिसेंट कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो रेटिसेंट होता है, एक वर्ड और होता है टैसीटर्न। टैसीटर्न और रेटिसेंट दोनों का मतलब होता है कम बोलने वाला। लिख देता हूं मैं यहां पे, कम बोलने वाला। इसको हम इन दो में से किसी भी एक वर्ड से करेंगे, नवाजेंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में यूज करेंगे। हर रेटिसेंस मेड द रूम फील टेंस, उसकी चुप्पी ने कमरे को एकदम टेंस कर दिया, हर तरफ एक अलग ही माहौल सा बना हुआ है। एक नाउन होता है ये दोस्तों, इसलिए इसके पहले हर लिखा हुआ है, यानी एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक। अगला वर्ड है एट्रोफी और दूसरा है एंट्रोफी। देखो एट्रोफी, एंट्रोफी का मतलब समझिए। एट्रोफी मींस होता है वीकनिंग ड्यू टू लैक ऑफ यूज। ड्यू टू लैक ऑफ यूज, कोई चीज का वीक हो जाना, हम उसको एट्रोफी कहते हैं। हिज लेग मसल्स बिगेन टू एट्रोफी आफ्टर द इंजरी। इंजरी के पश्चात उसकी जो लेग मसल्स है वो कमजोर होने लगी। तो एट्रोफी होता है वीक होना। और एंट्रोफी, एंट्रोपी का मतलब है, ये है एट्रोफी, ये है एंट्रोपी। थोड़ा दोनों में फर्क याद रखिएगा। एंट्रोपी, एट्रोफी, वो फी है, ये पी है, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब है स्लो डिक्लाइन और डिसऑर्डर, उसे हम कहते हैं दोस्तों एंट्रोपी। जैसे द अबैंडेंड फैक्ट्री, यानी कि त्यागी हुई फैक्ट्री। अबैंडेंड का मतलब है त्यागी हुई, जहां पे कोई नहीं जाता। त्यागी हुई फैक्ट्री वॉज अ सिंबल ऑफ एंट्रोपी। ये एक सिंबल थी एंट्रोपी की। एंट्रोपी की यानी कि स्लो डिक्लाइन की, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैं आपको पूरे के पूरे 25 प्रश्नों का ऑप्शन के एक एक शब्द, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। तो इस तरीके से 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100 कंप्लीट होंगे। और मेरे साथ अगर आपने 100 पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो 10,000 प्रश्नों का बाहुबली बना दूंगा आपको बच्चे।
इसलिए ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का मतलब संदीप केसरवानी सर, मतलब पूरा मैं करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न सिक्योर वर्ड है जिसका आपको एंटोनिम बताना है। ये तो बहुत ही आसान है। सिक्योर का मतलब कहते हैं ना, ये सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी शब्द जानते हो, सिक्योर उसी से बना हुआ है, अलग पार्ट्स आप स्पीच हो जाती है। तो सिक्योर मतलब सुरक्षित करना, सुरक्षित का उल्टा क्या हो जाएगा, सक्सीड तो होगा नहीं, सेव आपका सिमिलर है, ट्रंडल भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज अटैक। क्योंकि सिक्योर का मतलब है सुरक्षित करना, अटैक मतलब हमला कर दिया तो सिक्योर नहीं किया उसको, तो अटैक हो जाएगा, अर्थात आक्रमण करना, ये होता है आपका अटैक। समझ में आया? अटैक एक ऐसी वर्ब है, ATTACK, एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। जैसे अगर मुझे बोलना है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो मैं बोलूंगा इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, मैं यहां पे प्रेपोजिशन ऑन या कुछ भी नहीं लगाऊंगा। और आपके एग्जाम में एरर पूछी जा चुकी है, कोई सेंटेंस लिखा था, अटैक्ड ऑन लिखा हुआ था, दैट ऑन वाज रॉन्ग। अटैक डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन विद इट, अटैक अपने साथ एज अ वर्ब कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं, तो इसलिए वो गलत हो जाता। तो ये ग्रामर का पॉइंट भी, प्रेपोजिशन का रूल है, याद रखिएगा। द सोल्जर्स प्लान्ड टू अटैक एट डॉन, डॉन का मतलब होता है प्यारे साथियों, वो जो सुबह का भोर काल होता है ना, वो भोर काल जो मॉर्निंग में होता है ना दोस्तों, हम उसको डॉन कहते हैं, DAWN। और एक वो डाउन होता है जो नीचे वाला होता है, DOWN, है ना, ये AWN है। बाकी ऑप्शंस पे आते भाइयों, अगला वर्ड है सक्सीड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है सक्सीड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म नहीं है बच्चा, ये फर्स्ट फॉर्म है, SUCCEED। आपको लगता है ED आ गया, थर्ड फॉर्म है, अरे थर्ड नहीं है भाई, हर थर्ड फॉर्म वाला, हर ED वाला थर्ड फॉर्म नहीं होता, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए हमें ED अलग से लगाना है, तो सक्सीडेड बनता है। और इसका नाउन फॉर्म होता है सक्सेस, ठीक है ना, ये सक्सेस होती है इसकी नाउन फॉर्म और सक्सीड होती है इसकी वर्ब फॉर्म। सक्सीड मतलब टू अचीव अ गोल, टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करना, सक्सीड होना, कामयाब होना, सफल होना, दैट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, नॉट वेरी डिफिकल्ट। शी वर्कड हार्ड, क्या करने के लिए, टू सक्सीड इन द एग्जाम। आप अच्छे से जानते हैं प्रेपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए सक्सीड वहां पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो उसने मेहनत करी एग्जाम में सक्सीड होने के लिए, बन गया सक्सीड। दूसरा देखिए, सेव, सेव मतलब बचाना, बच्चे टू प्रोटेक्ट और कीप सेफ, उसको हम कहते हैं सेव। ये जो सेव है ना बच्चे, SAVE, ये एक वर्ब है, हम इसकी फॉर्म बनाते हैं, SAVED, सेव्ड, SAVING, सेविंग, कुछ भी ऐसे बनाते हैं, राइट। और एक दूसरा वर्ड होता है सेफ, SAFE, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। ये जो सेफ है ना, ये इसी वर्ड का नाउन होता है दोस्तों। सेव एक वर्ब है और सेफ एक नाउन है। इस सेफ से बनता है सेफ्टी, लास्ट में TY जोड़ के सेफ्टी बना देते हैं दोस्तों। तो सेफ, सेफ्टी, ये दो नाउन है, और जो सेव है उससे सेव्ड, सेविंग बना, ये हमारी सब वर्ब की फॉर्म्स होती है। एक एग्जांपल देखिए, ही मैनेज्ड टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग का मतलब होता है बच्चे डूबना। डूबना की दो इंग्लिश होती है, डूबना, डूबना की दो इंग्लिश होती है बच्चे। एक होता है किसी लिविंग का डूबना, लिविंग का मतलब है कोई बच्चा डूब रहा है, कोई आदमी डूब रहा है, कोई औरत डूब रहा है, कोई बुजुर्ग डूब रहा है, कोई लिविंग डूब रहा है। और दूसरा होता है किसी नॉन लिविंग का डूबना। जब कोई नॉन लिविंग डूबती है ना, नॉन लिविंग का डूबना, जब कोई नॉन लिविंग डूबती है ना, तो उसके डूबने को सिंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंकड़ उठाया, पानी में फेंक दिया, और जैसे ही मैंने कंकड़ को पानी में फेंका, पानी में वो कंकड़ डूब गया। तो पानी में कंकड़ डूबा, कंकड़ एक नॉन लिविंग है, तो पानी में वो कंकड़ सिंक, सैंक, संक, ये चलेगा। और अगर कोई इंसान डूबा, जैसे यहां पे देखिए बच्चा डूबा है ना, फ्रॉम ड्रॉनिंग से उसको बचाया, तो बच्चा डूबा, बच्चे के डूबने को ड्रॉन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डूबने को याद रखिएगा कि कौन सी जगह पे क्या डूब रहा है, उसके हिसाब से वो चीज आपको लगानी। अगला, ट्रंडल क्या होता है बच्चे, टू मूव स्लोली एंड हैवली, धीरे धीरे घिसकना, उसे हम कहते हैं बच्चे ट्रंडल। जैसे द कार्ट ट्रंडल्ड डाउन द मडी रोड, मडी रोड में ट्रंडल्ड डाउन यानी बहुत ही ज्यादा कीचड़ वाली रोड थी, और कार्ट ट्रंडल्ड डाउन, धीरे 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 घिसट घिसट के आगे गई, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस मैंने आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा,
आपके उस अंडरलाइंड सेगमेंट के लिए कुछ चेंज करने का है। गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन, ये सवाल है। अभी आप एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, देन, THAN, साफ साफ पता है कि देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होने वाला कंजंक्शन है। तो हमें जब कंजंक्शन कंपैरेटिव डिग्री का लगा है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी यूज करना पड़ेगा दोस्तों। जिस तरीके से अगर कंजंक्शन हमारा होता है कहीं पर एज या तो सो एज, तो हम इसके बीच में दोनों ही जगहों पे यूज करते हैं प्यारे साथियों पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक उसी प्रकार से अगर कंजंक्शन देन है तो हम देन के साथ जाएंगे और डिग्री कंपैरेटिव बनाएंगे। अब ये कंपैरेटिव नहीं, ये कंपैरेटिव नहीं, ये कंपैरेटिव नहीं, केवल एक ही कंपैरेटिव है, बेटर। आप अच्छे से जानते हैं इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, कंपैरेटिव ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्तों बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल दा लेता है दोस्तों। आप ध्यान से देखें यहां पे आर्टिकल दा भी नहीं लगा था। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेटर। ये पॉजिटिव डिग्री है और ये दोनों ही आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और ये तीनों ही ऑप्शंस हमें यहां पे नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में अच्छे से? मेरी एक्सप्लेनेशन आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपकी कंफ्यूजन को, आपके डाउट्स को क्लियर कर रही है? हाँ या ना मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा लाइक वगैरह कर दीजिए यार, ऐसे दिल खुश हो जाएगा आपके लाइक्स को देखकर। चीजें अच्छी लग रही है तो आपके लाइक्स मुझे मोटिवेशन देंगे। शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रैन क्विक टू कैच द बस। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पे ही लिखा हुआ है, दैट्स योर प्रोनाउन, दैट्स योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद रैन लिखा हुआ है, दैट्स योर वर्ब। अब आप ध्यान से अगर देखिए तो वहां पे लिखा है ही रैन, वो भागा। जब वो भागा तो भागा कैसे? बहुत ही जल्दी में भागा। तो आप यहां पे जो शब्द लिख रहे हैं उसके भागने के तरीके को लिख रहे हैं। भागा, कैसे भागा, तो कैसे का आंसर आप लिख रहे हैं यहां पे ये। तो ये जो शब्द है एक वर्ब के लिए आ रहा है, और वर्ब के लिए आने वाला शब्द हमेशा एडवर्ब होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी नाउन के लिए या तो किसी प्रोनाउन के लिए आने वाला शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ब के लिए आने वाला शब्द हमेशा एडवर्ब होता है। अब हमें एडवर्ब चाहिए। हम अच्छे से जानते हैं क्वाइट एडजेक्टिव है, क्वाइटली होता तो हो जाता। रैपिड एडजेक्टिव है, रैपिडली होता तो हो जाता। इंस्पिड एडजेक्टिव है, इंस्पिडली होता तो हो जाता। अर्थात ये तीनों ही हमारे एडजेक्टिव्स हैं, और हम एक वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब यूज करेंगे। अब आते हैं इन तीनों शब्दों की मीनिंग को समझते हैं। क्विकली, जैसे ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली, क्विकली यहां पे ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मिल गया। क्वाइट मतलब होता है क्वाइट, चुप, एकदम शांत। साइलेंट और विद लिटिल नॉइज, शांत, उसे क्वाइट कहते हैं। द लाइब्रेरी वॉज कंप्लीटली क्वाइट। मैंने एग्जाम्पल, बच्चे मैंने सोचा कि केवल मैं वर्ड उसकी मीनिंग लिख दूं। फिर मैंने सोचा वर्ड यूज तो बच्चे को आएगा ही नहीं, केवल मीनिंग से वर्ड यूज कैसे आएगा? तो इसलिए हमने कहा वर्ड यूज भी डालेंगे। तो हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो सके, उसके लिए हमने उस पर एग्जाम्पल्स भी डाल दिए हर वर्ड पे। रैपिड मतलब होता है तेज, वेरी फास्ट। रैपिड, रैपिडली एडवर्ब होता है और रैपिड एडजेक्टिव होता है। जैसे द ट्रेन मूव्ड एट अ रैपिड पेस, ये पेस नाउन के लिए रैपिड एडजेक्टिव बन के लगा है। और तीसरा है इंसिपिड, का मतलब होता है फीका, नीरस, बेस्वाद। डल और लैकिंग फ्लेवर, जिसमें स्वाद ही नहीं, क्या बना दिया, बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, ओहो। द प्रोडक्ट वॉज इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब हो गया डल है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। द सूप वॉज इंसिपिड एंड टेस्टलेस, यानी सूप के लिए आप कह रहे हो, जो कि एक नाउन है, इंसिपिड उसी का एडजेक्टिव है, टेस्टलेस उसका एडजेक्टिव है। तो ये दोनों शब्द हमारे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। आगे बात समझ में दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग यहां पे चीजों को कर रहे हैं। आगे आ जाइए, सारे ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट, अगला वर्ड का सिनोनिम बताना है। देखिए, हमें प्रश्न समझना जरूरी है दोस्तों आंसर करने से पहले, ठीक है? तो एक्वीज का 4 ऑप्शंस हैं, डेसिस्ट, सीज, थॉट एंड कंकर। सबसे पहले तो प्रश्न का मतलब बताइए, फिर दिए हुए 4 ऑप्शंस का मतलब बताइए। आइए समझते हैं। सबसे पहला आपका उसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि एक्वीज का मतलब है टू एग्री साइलेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट।
अर्थात बिना विरोध किए किसी बात पर सहमत हो जाना, मौन सहमति देना, विदाउट प्रोटेस्ट, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अगेंस्ट में नहीं जाना और अपनी सहमति दे दिया, हम उसको कहते हैं एक्वीज। जैसे शी एक्वीज्ड टू द प्रपोजल विदाउट बिना आर्ग्यूमेंट के उसने प्रपोजल पे अपनी सहमति का ठप्पा लगा दिया है जी, ये हो गया। अब इसका सिनोनिम चाहिए था तो यहां भी वही है, टू एग्री और बी द सेम ओपिनियन। अब सेम ओपिनियन है सामने वाले का जो, वही इसका भी है, तो इसका मतलब ये उस बात से सहमत है, सहमति जताना। आई कंकर विद योर असेसमेंट, कंकर हो गया। अब आगे आ जाइए बाकी ऑप्शंस। बच्चे डेसिस्ट क्या होता है? डेसिस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप और सीज फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम या सीज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने से रोकना, उसको डेसिस्ट कहते हैं। जैसे ही वॉज आस्क्ड टू डेसिस्ट फ्रॉम मेकिंग फर्दर कमेंट्स, यानी फर्दर कमेंट्स करने से उसको रोका गया। तो डेसिस्ट का मतलब है रोकना, कुछ करने से रोकना, कुछ भी करने से, कमेंट पास करने से, कोई काम करने से, कुछ भी करने से, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसे हम कहते हैं बच्चे डेसिस्ट करना। समझ में आ गया? डेसिस्ट, 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 डेसिस्ट मतलब रोकना। सिस्टर को ये डेसिस्ट कर रहा है, ये भाई अपनी सिस्टर को डेसिस्ट कर रहा है, ये भाई अपनी सिस्टर को नई स्किल सीखने से डेसिस्ट कर रहा है। सिस, डेसिस्ट, याद हो गया? दूसरा देखिए, सीज तो आसान है, कहते हैं ना कंपनी सीज हो गई है, ये फैक्ट्री सीज हो गई है, देखिए यहाँ पे ठप्पा लगा हुआ है, यानी कि टू ब्रिंग टू एन एंड और स्टॉप, किसी चीज को बंद कर देना, हम उसे कहते हैं पेट्रोल पंप सीज हो गया है, तो सीज हो गया मतलब कि वो चीज एकदम बंद हो गई है, दैट इज सीज हो जाना, ठीक है। जैसे हॉस्टिलिटीज सीज्ड आफ्टर द एग्रीमेंट, हॉस्टिलिटीज सीज्ड हो गई है। चलो, हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है बच्चे उग्रता। एक्चुअली हॉस्टाइल से बनता है हॉस्टिलिटी, और उसी हॉस्टिलिटी का ये प्लूरल है। हॉस्टाइल का मतलब होता है उग्र होना, उग्र का मतलब है एकदम से, एकदम एकदम लड़ाई झगड़ा पे एकदम है ना, बेलिकोज, बेलिजरेंट है, उसको हॉस्टाइल कहते हैं, लड़ाई झगड़ा पे उतारू है, वो हॉस्टाइल होता है, उसी से हॉस्टिलिटी, और हॉस्टिलिटी का हॉस्टिलिटीज। अच्छे, थॉट का मतलब होता है टू प्रिवेंट और हिंडर, किसी को, किसी चीज को विफल करना, रोकना, नाकाम कर देना, हम उसे थॉट कहते हैं। जैसे हिज एफर्ट्स वर थॉटेड बाय बैड वेदर, उसके एफर्ट्स, जैसे एक मूवी आई थी, ये उसी पर एग्जांपल बनाया, मिशन मंगल। तो मिशन मंगल मूवी का वो सीन याद होगा आपको शायद, अगर आपने देखी है, जब इन्होंने अपनी मिसाइल बना ली कि भैया आप बस रेडी टू लॉन्च, लेकिन जैसे ही देखा तो वेदर खराब हो गया, भाई साहब बारिश होने लगी। तो ऐसा लग रहा था कि ये बारिश जो है वो इनके पूरे एफर्ट्स को थॉट कर देगी, मतलब वेस्ट कर देगी। तो थॉट मतलब होता है टू प्रिवेंट और हिंडर करना, नाकाम कर देना, विफल कर देना। हिज एफर्ट्स वर थॉटेड बाय बैड वेदर। आ गई बात समझ में? तो ये थे आपके कुछ बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी विद वंडरफुल ऑप्शंस एंड एग्जाम्पल्स। सबके ऑप्शंस, मीनिंग, एग्जाम्पल, सब कुछ यहां पे डाला है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। इसका इतना करने वाला बच्चा एग्जाम में टॉप करेगा, इस बात की मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बच्चे, जो चीज जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूं, इन ऑप्शंस पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि इस पेपर के ऑप्शंस किसी दूसरे पेपर का प्रश्न ही बनेगा, राइट? इसलिए कहता हूं ऑप्शन अच्छे से समझ लेना। अगला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट का, है दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको जीता नहीं जा सकता। जीतने की इंग्लिश होती है विन, WIN। अगर मैं विन का यहां पे W हटा के V लिख दूं तो ऐसा मीनिंग यहां पे होगा, है ना? आप कहोगे सर ऐसी तो स्पेलिंग ही नहीं होती, VIN क्या होता है? अरे मैं कहां कह रहा हूं जीतने का इंग्लिश होती है VIN, मैं कह रहा हूं वो तो WIN ही होती, विन। यहां पे याद करना है, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसको नहीं कंकर कर सकते उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनविंसिबल। जिसको विन नहीं कर सकते उसको इनविंसिबल कहते हैं। ये याद कराने के लिए, समझ गए ना क्यों कह रहा था मैं? इनविंसिबल का मतलब है टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, इतना पावरफुल कि उसको हराया ही नहीं जा सकता है, तो इसको हम इनविंसिबल कहेंगे दोस्तों। समझ में आया इनविंसिबल क्या है? जैसे सिकंदर था भाई साहब, नहीं हराया जा सकता था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक लंबी कहानी चली भाई साहब, कईयों साल तक, 2016 से 2020-22 तक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो कटप्पा से बाहुबली को इसलिए मरवाया गया क्योंकि कोई और उसको नहीं हरा सकता था। मामा इसे उसको ले जाके तलवार घुसवा दिए। तो माय डियर स्टूडेंट, कोई और हरा ही नहीं सकता था।
बाहुबली वॉज इनविंसिबल। आ गई बात समझ में ना, इनविंसिबल क्या है? जिसको कोई हरा ही नहीं सकता है, इनविंसिबल। द टीम सीम्ड इनविंसिबल आफ्टर 10 स्ट्रेट विंस। 10 लगातार जीत के बाद द टीम सीम्ड इनविंसिबल। लास्ट टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी तो लोग इस तरीके की बातें करते थे कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। अरे ओवर कॉन्फिडेंट हो कैसे ना, लगातार मैच जीत रही है भाई साहब, तो थोड़ा बहुत तो आना ही था एटीट्यूड। तो ये लगातार मैच का जीतना और लोगों की बातें उस वर्ल्ड कप हारने से पहले इस तरीके की होने लगी थी कि नाउ द इंडियन टीम इज इनविंसिबल। ये अजेय है, इसको कोई हरा नहीं सकता। द टीम सीम्ड इनविंसिबल आफ्टर द 10 स्ट्रेट विंस। बाकी ऑप्शंस देखिए। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब जो चीज विजिबल नहीं है, अर्थात वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे द स्टार्स बिकेम इनविजिबल बिहाइंड द क्लाउड्स। मैं अगर इसका इन हटा दूं तो विजिबल दिखाई देने लगेगा। इनडिलायबल, जो चीज डिलीट नहीं होती, इम्पॉसिबल टू इरेज और फॉरगेट, हम उसको इनडिलायबल कहते हैं। जैसे द इंसिडेंट लेफ्ट एन इनडिलायबल मार्क ऑन हिज मेमोरी। होता नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं जिंदगी में घट जाती है जो दिमाग से मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अगर दिमाग से वो घटना, वो इंसिडेंट, वो पर्सन, वो चीज या कोई भी चीज, जैसे अरे कुछ भी हो सकता है यार, जैसे कपड़े में दाग लग गया, नहीं मिट रहा है भाई साहब, सारे सब कुछ लगा लिया, छूट ही नहीं रहा दाग, दैट इज ऑल्सो इनडिलायबल। ये लिखा हुआ, ये मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं मिट रहा, ये लो नहीं मिट रहा, दिस इज ऑल्सो इनडिलायबल। मैंने ये किया मिट गया, ये डिलायबल था। तो जो मिट जाए उसको हम कहते हैं डिलायबल, जो ना मिटे उसको कहते हैं इनडिलायबल। दो शब्द यहां से बन जाएंगे। और इनइफेबल, इसका मतलब है टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं टू ग्रेट और एक्सट्रीम, इतना ग्रेट या एक्सट्रीम है कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अवर्णनीय है वो, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वॉज इनइफेबल, वो अवर्णनीय था, ऊपर से जाके देखा इतना सुंदर कि देखते ही रहने का मन किया, है ना दोस्तों। दैट इज इनइफेबल, इनइफेबल। ओके, आगे बढ़ेंगे। सिनोनिम मांग रहा है, हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। तो एम्बिशन का मतलब क्या है? अपैथी, सेटिस्फैक्शन, ईगरनेस या अमेंट, कौन सा होगा दोस्तों? उसका एम्बिशन यानी उसकी उत्सुकता, और उसकी उत्सुकता की इंग्लिश होती है ईगरनेस। आगे बात समझ में? तो ईगर से बनता है ईगरनेस। क्यों ईगरनेस क्यों लिया, ईगर क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चे उसने एम्बिशन का पूछा है। एम्बिशन एक नाउन है तो उसको नाउन चुनना पड़ेगा, इसलिए यहां पे उसने चुना। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। एग्जामिनर का एक रूल, एग्जाम में एक प्रश्न पूछने का एक रूल है, स्पेशली सिनोनिम और एंटोनिम। अगर ये आपके सिनोनिम या एंटोनिम जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर नाउन में पूछे तो आंसर भी नाउन में देना है, वर्ब में पूछे तो आंसर वर्ब में देना है, एडजेक्टिव में पूछे तो आंसर एडजेक्टिव में देना है, एडवर्ब में पूछे तो आंसर एडवर्ब में देना है। अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रश्न और आंसर का हमेशा सेम होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में कभी कभी ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से इलिमिनेट हो जाएंगे। आप हमारा फाउंडेशन बैच देखिएगा जहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना मैं सिखाता हूं। 100% पूरे न्यूज़पेपर के एक एक शब्द, वो लाखों शब्द जो हर न्यूज़पेपर में लिखे होते हैं, एक एक शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको सिखाएंगे दोस्तों। तो इसलिए उसकी मदद से भी कभी कभी हम आंसर कर लेते हैं और वो 100% सही होता है, जबकि मीनिंग पता ही नहीं होती किसी की, तो ये भी सही हो जाता है। ये तरीका बहुत ही अनोखा है बच्चे सिनोनिम एंटोनिम के लिए। ईगरनेस होता है उत्सुकता, इंटेंस डिजायर और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग, दैट इज उत्सुकता। जैसे द चाइल्ड शोड ग्रेट ईगरनेस टू ओपन द गिफ्ट, होता है गिफ्ट आ गया, नहीं खोलना है पंबा, अरे बेटा अभी नहीं बाद में खोलना, बर्थडे वाले दिन खोलना, परसों बर्थडे है तुम्हारा, नहीं मम्मी अभी खोल लेना है। बच्चा बड़ा ही ईगर है अपना गिफ्ट ओपन करने के लिए, है ना। अनबॉक्सिंग कहते हैं उसको। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं यार, अपैथी दिखा रहा है। जैसे कोई घर में बीमार होता है तो भाई साहब तुम उनको कुछ हो दे दो बीमार आदमी को, वो हमेशा हर चीज में अपैथी दिखाएंगे, उनको पसंद ही नहीं आएगा। हाँ, अब जैसे किसी को फीवर है और आप घर में उस दिन पिज्जा मंगा लो और आप उससे कहो लीजिए पिज्जा खाइए, आपका तो फेवरेट है पिज्जा, हाँ ठीक है रख दो। ये क्या किया इसने? ही शोड अपैथी टुवर्ड्स पिज्जा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए अपैथी मींस होता है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। हिज अपैथी टुवर्ड्स सोशल इश्यूज वर डिसअपॉइंटिंग। गॉट इट?
नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई से बना हुआ सेटिस्फैक्शन मींस होता है संतोष, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, और प्लेजर, संतोष को कहते हैं सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन है ना, सिंपल है ना, सेटिस्फैक्शन। शी स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद शी स्माइल्ड विद सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन इज संतोष, आसान है ये वाला वर्ड। नेक्स्ट है अमेंड। आप देखते होंगे अमेंडमेंट होता रहता है, संविधान में अमेंडमेंट चलता रहता है कुछ ना कुछ। अमेंड का मतलब है सुधार करना, सुधार करना, टू चेंज और इंप्रूव समथिंग, किसी चीज में सुधार करना, किसी चीज में संशोधन करना, हम उसे अमेंड करना कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड न्यू राइट्स। न्यू राइट्स को इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित किया गया। संशोधित करना, सुधार करना मतलब जो बना हुआ है उसी में इंप्रूवमेंट लाना, उसी को कहते हैं बच्चे अमेंडमेंट। अमेंडमेंट एक नाउन है और अमेंड एक वर्ब है। आपके सामने जो लिखा हुआ है वो वर्ब है दोस्तों, और अमेंडमेंट होता तो ये नाउन हो जाता। अब आपका जैसे प्रश्न लिखा हुआ है यहां पे एम्बिशन ना, तो अमेंड कभी जिंदगी में आंसर नहीं हो सकता है, भले आपको मीनिंग नहीं पता है, लेकिन एम्बिशन नाउन है तो ये नाउन नहीं, अर्थात ये सिनोनिम कभी जिंदगी में नहीं होगा और ना ही एंटोनिम होगा। मैं मीनिंग वाइज नहीं बता रहा, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बता रहा हूं कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट है तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी आपके ये तीनों आंसर हो सकते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज। अब जो मीनिंग में डिफरेंट है तो वो आंसर होगा ही नहीं, वो तो अपनी जगह है ये, राइट। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट। Read the sentence carefully and select the most suitable idiom to fill in the blank. The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. ठीक है, उसने बुक को मार्केट से डिसाइड किया विथड्रॉ करने का। रिनॉन्ड पब्लिशर ने, प्रसिद्ध पब्लिशर। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक, कोई भी बुक में इंटरेस्टेड नहीं था। एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड, जैसा कि, ऐसा क्यों था? कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स उस किताब में प्रेजेंटेड थी वो आर्ग्यूमेंट्स कैसे थे? हाँ, हाई एंड माइटी, आउट ऑफ द वुड्स, बिसाइड द मार्क, अंडर द रोज। जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, एक्यूरेट नहीं थी, अर्थात नॉट एक्यूरेट थी। नॉट एक्यूरेट को बिसाइड द मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बिसाइड द मार्क। यह एक ईडियम है दोस्तों, ये चारों ही ईडियम है, ठीक है, ये ईडियम है। जो आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हो ना, ये वही है। बिसाइड द मार्क का मतलब है इनकरेक्ट। ऐसे याद करो ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेटा तुमको इस मार्क पे निशाना लगाना है। अब तुमने गन साध ली, लगाए पड़े हो निशाना टिश्यू, और गन चलाई डिशिया, और गोली आके यहां पे लग गई। तो मार्क पे लगना था, बिसाइड द मार्क लगी, मार्क की साइड में, बगल में कहीं लग गई, तो इसका मतलब आपके एक्यूरेट नहीं हुई ना निशाना। निशाना इनएक्यूरेट हुआ ना, इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट, यही इसका आंसर हुआ। His comments were completely beside the marks. आगे आओ। हाई एंड माइटी, ये भी एक ईडियम है। हाई एंड माइटी का मतलब एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, जिसको अहंकारी या घमंडी कहते हैं। जैसे he acts all and mighty after his promotion. तो एक आदमी जिसकी पोजीशन हाई हो गई और माइटी हो गया, पावरफुल। माइटी मींस होता है पावरफुल, हाई पोजीशन, माइटी हो गया तो आदमी घमंडी हो ही गया। फिर देखिए, आउट ऑफ द वुड्स, आउट मतलब बाहर हो गया, ऑफ द वुड्स, वुड्स मींस होता है जंगल से। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि WOOD का मतलब होता है लकड़ी, और जैसे ही मैं इसमें S जोड़ता हूं तो इसका मतलब हो जाता है जंगल, जहां पे लकड़ी लकड़ी है ना। तो आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, अब आप जंगल घूमने गए थे, फंस गए वहां पे, चारों तरफ से वहां पे भेड़िया आ गए भाई साहब जंगल में, अब आपकी जान खतरे में है। जब आप जंगल से, आउट ऑफ द वुड्स, आप जंगल से बाहर हुए, तब जाके आप खतरे से बाहर हुए, मतलब खतरे से बाहर होना। शी इज नॉट फुली आउट ऑफ द वुड्स आफ्टर द सर्जरी, यानी अभी सर्जरी के बाद वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं है। अंडर द रोज, एक होता है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। अंडर द क्लाउड, शक के दायरे में होना, शक के बादल मंडराने का मतलब होता है सस्पिशियस होना, संदेह में होना। एक होता है अंडर द वेदर, मौसम के अंडर में होने का मतलब होता है बीमार होना। और ये है अंडर द रोज, देखो 3 अंडर हो गए। अंडर द वेदर, बीमार होना, अंडर द क्लाउड, शक के दायरे में होना, और अंडर द रोज का मतलब है इन सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियलिटी।
गुप्त रूप से या चुपचाप कोई चीज का है, उसको कहते हैं अंडर द रोज। जैसे द डील वॉज साइंड अंडर द रोज टू अवॉइड पब्लिक अटेंशन, पब्लिक अटेंशन को अवॉइड करने के लिए द डील वॉज साइंड अंडर द। आगे आइए दोस्तों, रिसीव का एंटोनिम, रिसीव मतलब प्राप्त करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जाइल कर देना, निकाल बाहर, है ना। द कंडीशन ऑफ समथिंग बीइंग सेंट और केप्ट अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री, विलेज एक्सेट्रा, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। एग्जाइल कर, निकाल बाहर करने को कहते हैं। तो वनवास हो गया, वनवास में बाहर ही तो किया जाता है ना। ही लिव्ड इन एग्जाइल फॉर ईयर्स बिफोर रिटर्निंग होम, ये एक एग्जाम्पल में भी हो गया दोस्तों। अब एडमिट का मतलब तो स्वीकार करना है, रिसीव भी स्वीकार था, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, है ना, स्वीकार करना। जैसे शी एडमिटेड हर मिस्टेक इन द मीटिंग। रिवॉर्ड का मतलब भी होता है रिवॉर्ड, इनाम। अब रिसीव एक वर्ब है, तो आपको वर्ब चाहिए ना भाई साहब, रिवॉर्ड तो एक नाउन है, तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कैंसिल हो जाएगा। जैसे समथिंग गिवन इन रिकॉग्निशन और अचीवमेंट, और रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट, जैसे शी रिसीव्ड अ रिवॉर्ड फॉर हर हार्डवर्क। तीसरा देखो, फंड तो फंड होता है यार, कोश, पैसा, मनी। द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड अ फंड फॉर एजुकेशन। तो ये आपके सामने कुछ बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हो गए। सही जवाब आपका हो जाएगा बच्चे एग्जाइल। अपोजिट मांगा ना उसने। एक्टिव पैसिव वाइस है, सो एंड डज नॉट लाइक, ये देखो डज नॉट लाइक लिखा ना, बस इसी का पैसिव बनाना है। डज बन जाएगा इज एम आर, नॉट हो जाएगा, और लाइक बन जाएगा लाइक्ड। बस ये चाहिए आपको। मैं हमेशा कहता हूं वाइस को वर्ब से चेंज करो, 100% सही होगा, 0 एरर होगे दोस्तों। इज नॉट लाइक्ड चाहिए, इज नॉट लाइक्ड या आर नॉट लाइक्ड। देखो बनानाज है ना, तो आर हो जाएगा, बस जहां पे इज लिखा है उसको काट दीजिए। आपका आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आर नॉट लाइक्ड लिखा हुआ है ना। दैट्स योर आंसर। आगे आ जाइए, पैरा जंबल साथियों। चलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, अरेंज करिए, 10 15 20 सेकंड आपके पास है, अरेंज करिए। बताइए कौन सा है दोस्तों। पंद्रह 20 सेकंड लेकर किया जा सकता है, हार्डली 30 सेकंड ऐसे सवालों के लिए। हमारा पैरा जंबल फाउंडेशन जरूर देखिएगा, आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। टाइम सब साथियों, सही जवाब आपके ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। देखो पहला पार्ट बहुत आसान था। जैसे पहले एक बार चारों इसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूं। जैसे द जेन्युइन बिलीव, द जेन्युइन बिलीव्स दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव्स इन लेटर लाइफ। ठीक है, आगे आ जाइए। फिर कहता है समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड। लेकिन कौन सी की बात कर, किन की बात कर रहा है अभी पता नहीं है। ready to emerge in a time of stress of crisis। तीसरा है the importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all। देखो ये इंट्रोडक्टरी लग रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंट्रोडक्टरी है, तो इतना तो कंफर्म हो गया था कि सी हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब जब आपने यहां पे कहा अब एजुकेशन इज एज अ रूल, एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स एंड अगेन फंडामेंटल चेंजेस। तो एज अ रूल आप इसको बता रहे, सारी बातें कहने के बाद तो ये आपका कंक्लूड कर दिया, तो ये लास्ट में जाएगा। अब बच गया आपके दो ऑप्शंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और वेल रिकॉग्नाइज्ड है बाय ऑल। और यही को आपने कहा जो जेन्युइन बिलीफ्स हैं, यही वाली की जो बिलीफ है वो दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड, है ना, वो ऐसा नहीं है। And even if they depart from these beliefs in later life, तो something of them remains deeply implanted। कुछ चीजें जो है जो उनमें deeply implant हो जाती है, ready to emerge in a time of stress or crisis। तो हमारा सही जवाब इसके बीच में ए के बाद ही बी आएगा, क्योंकि something in them, them मतलब कौन, वही आप जिनकी बात किए हैं, that is children। तो हमारा आंसर यहां पे आएगा ए और वो them वाला बी। CABD आपका सही ऑर्डर है। आगे आ जाइए। नेबर एबल टू डाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेबर एबल टू डाई। समुद्र मंथन करा रहे। इंडियन मैथोलॉजी में बहुत सारे असुराज ऐसे थे जो कभी मरना नहीं चाहते थे, तो ऐसा कौन है?
विश टू बी नेवर एबल टू डाई। नेवर एबल टू डाई को क्या कहते हैं? इमॉर्टल, जो कभी नाश ही ना हो, हम उसको इमॉर्टल कहते हैं। इमॉर्टल मतलब लिविंग फॉर एवर, नेवर डाइंग जो अमर हो गया। तो जो मर जाता है उसको क्या कहते हैं? मॉर्टल। इम हटा दीजिए, MORTAL, जो मर जाता है उसको मॉर्टल कहते हैं, जो कभी नहीं मरता उसको इमॉर्टल कहते हैं। ईश्वर इमॉर्टल है। द लेजेंड ऑफ द हीरो बिकेम इमॉर्टल थ्रू स्टोरीज। बाकी ऑप्शंस, इनविंसिबल अभी अभी किया था, जो अजय है, अमर है, मतलब जो अजय है, जो कभी हराया नहीं जा सकता। इम्परवियस एक नया शब्द। इम्परवियस मींस होता है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, अप्रवेश जिसको कहते हैं। हिज कॉन्फिडेंस मेड हिम इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। उनके कॉन्फिडेंस ने क्रिटिसिज्म को लेकर उनको इम्परवियस बना दिया, मतलब क्रिटिसिज्म उनके माथे में नहीं घुसता। कोई कितना भी बुरा बोल ले, वो बंदा एकदम चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती। साधु संत ऐसे ही होते, कुछ भी बोल लो वो मुस्कुराते हैं कि भाड़ में जाओ हमें तुमसे कोई लेना ही देना नहीं है, तुमको जो कहना है कह लो। इम्परवियस है वो, है ना दोस्तों? नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। जैसे मथुरा में, वृंदावन में कि मथुरा में, कहां पे आप जान जाएंगे अभी जब मैं बोलूंगा। प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी को लेकर वहां के लोकल के लोगों ने बोल दिया था कि देखिए इनके चक्कर में ना रात भर ढोल नगाड़े ये सब रहता है, हम लोग सो नहीं पाते। उनके इस स्टेटमेंट से प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं सो पाते हैं तो ठीक है, फिर हम नहीं करेंगे। बस उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये नहीं कि अरे ऐसे कैसे तुम्हें ऐसे करो ऐसे कर, कुछ नहीं भाई, कोई नहीं, बंद कर दिया उन्होंने। लोकल के लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया। बोले इस सोसाइटी के लोगों ने आके कंप्लेन करी ना, इस सोसाइटी के लोगों को राशन पानी सब देना बंद कर दिया। आसपास वालों ने कुछ नहीं दे रहा था, कोई भी। बड़ा जाके माफी मांगा उन्होंने, माफ कर दीजिए, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। तो कहने का मतलब वो साधु इम्परवियस है। आगे आ जाइए, इनविजिबल कर चुके हैं ना। अब आप देखो, एक ही पेपर में दो शब्द रिपीट हो गया, एक इनविंसिबल और दूसरा इनविजिबल। ये दोनों अभी किया था, इनविंसिबल, इनविजिबल, इनडिलायबल और एक और कोई था, याद आया? चलो, एक्टिव पैसिव वॉइस है, समवन हैज टेकन, इसका पैसिव बनेगा हैज बीन टेकन या हैव बीन टेकन, कुछ भी हो सकता है। टेकन, अब आपको यही सर्च करना है। हैड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तीन ऑप्शंस करने के बाद एक ही ऑप्शन बचेगा जिसमें हैज बीन टेकन दिया हुआ है एज अ वर्ब, दैट्स योर पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ऐसी तो बनाते। चलो आगे हो। फिल इन द ब्लैंक है, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सेंटिमेंटल का मतलब क्या है? मॉकिस, सिंसियर, सिनिकल, प्रैक्टिकल। आपको सेंटिमेंटल का सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग ऑफ सेंटिमेंट बता दिया। ऑप्शन ए मॉकेश, मॉकेश का मतलब होता है अत्यधिक भावुक, ओवरली सेंटिमेंटल। ओवरली सेंटिमेंटल बच्चे उसको कहते हैं मॉकेश। मां के किश के बाद बच्चा मॉकिश हो उठा। मां के किश के बाद एक बच्चा बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, मां ने बुलाया, मेरा बच्चा, गले लगाया और उसके गाल में अरे बच्चा। इस बात से बच्चा बहुत ही मॉकिश हो गया। मॉकिश मतलब भावुक हो गया। हिज मॉकिश कमेंट्स वर हार्ड टू टेक सीरियसली। ठीक है, आगे आ जाओ। सिंसियर मतलब समझदार, ईमानदार, जेन्युइन, ऑनेस्ट, सब कुछ सिंसियर है। SINCERE, ही गेव अ सिंसियर अपॉलजी फॉर हर मिस्टेक, उसकी मिस्टेक के लिए उन्होंने सिंसियर अपॉलजी दी। दूसरा सिनिकल क्या है? डिस्ट्रस्टफुल ऑफ अदर्स मोटिव्स, जिसको निंदक कहते हैं, डिस्ट्रस्टफुल। He was cynical about the politicians' promises. Politicians के promises को लेकर he was cynical. और चौथा practical, तो जानते ही हैं आप, व्यवहारिक, focused on real word use, जैसे the practical solution saved time and money. ठीक, तो ये आपके सारे ऑप्शंस हो गए। स्पेलिंग भी ध्यान से याद करते चलिएगा। अथेइस्ट का मतलब बताना है, क्या क्या बताना है इसका मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को उल्टा पूछ लिया, वन वर्ड दे दिया, बोले इसका सब्स्टिट्यूट निकालो। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सेंटेंस आता था, वन वर्ड बताते थे, यहां वन वर्ड दे दिया, बोले सब। ही इज एन अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या है? ऐसे निकालो, ATHE प्लस प्लस लगाओ IST।
आ मतलब होता है विदाउट, THE मीन्स होता है गॉड या रिलीजन, और IST मीन्स होता है पर्सन। ऐसा पर्सन जो गॉड या रिलीजन के विदाउट रहने की सोचता है, अर्थात जो गॉड या रिलीजन को नहीं मानता है, तो जो भगवान को नहीं मानता उसे कहते हैं वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। आपका आंसर ऑप्शन डी को चला जाएगा। वन हु बिलीव्स इन गॉड वो थीस्ट है। आ हट गया यहां पे, देखिए जो भगवान को मानता है उसको थीस्ट कहते हैं। हिंदी में ये है आस्तिक, और जो अथीस्ट है वो वाला है नास्तिक। ठीक है। वन हु बिलीव्स इन नेचर, जो नेचर पर यकीन करता है वो नेचुरलिस्ट है, और वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट वो रेडिकल है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर अगला सवाल है ईडीएम का है, फिश आउट ऑफ वाटर इन माय न्यू ऑफिस। इन माय न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश ये पानी का टब है, और इस पानी के टब में बहुत सारी मछलियां हैं। ये कैसी मछली बन गई? चलो नाच रही होगी, दूसरी मछली बनाते हैं। ये सही बनी है, ऐसे बनेगा ना यहां पे। ये लो इसमें ही बना दो ऐसे। नाच रही है मछली, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे, तो वैसी बन गई होगी। सो माउथ भी बनाओ, ये लो। सो बच्चे ये देखो फिश हो गई। अब अगर मैं इस फिश को आउट ऑफ वाटर कर दूं, मतलब पानी से निकाल दूं, तो ये मछली बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। 4 ऑप्शन है। अनकंफर्टेबल दिया भी तो है, सोचना ही क्या है। फीलिंग अनईजी, असहज होना, हम उसे अनकंफर्टेबल कहते हैं। द चेयर वॉज अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन, चेयर बड़ी अनकंफर्टेबल थी टू सिट ऑन, बैठने के लिए। होमलेस, बिना घर का, बेघर हो जाता है, विदाउट अ होम, जैसे ही वॉज लेफ्ट होमलेस आफ्टर द फायर। दूसरा दिया है फ्रस्ट्रेटेड, मीन्स होता है बहुत ही निराश, परेशान। फीलिंग अपसेट ड्यू टू अनफुलमेंट, जो भी है किसी भी कारण की वजह से, कहते हैं ना आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड। शी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड बाय द डिले। फिर अगला देखो, डिसअपॉइंटेड, उदास, निराश, अनहैप्पी को हम डिसअपॉइंटेड कहते हैं। ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस, कि यार तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया, तुमसे ज्यादा उम्मीद थी और ये तुमने क्या ही कर दिया। जैसे जीएस के टीचर्स कभी कभी उनको लेकर बच्चे बोलते हैं, मैं आप देखते होंगे एग्जाम जब होता है तो रिव्यू आते हैं उधर साइड से, तो वो मीडिया पर्सन पता नहीं कहां से पहुंच जाते हैं ऐसे उल जलूल सवाल वाले, कहते हैं तुमने जीएस किससे पढ़ा? एक किसी ना किसी कंपनी के किसी टीचर का नाम आता है, ओ फलाने से पढ़ा। कितना आया था उनका पढ़ाया हुआ? तो कहते कुछ और नहीं आया था, उस टीचर ने डिसअपॉइंट किया। जीएस बहुत ब्रॉड है, 50%, 60-70% आ जाए तो बहुत ज्यादा आ गया, समझ जाइए, एसएससी में खासतौर पे। सो डिसअपॉइंट किया मतलब उन्होंने निराश कर दिया, यार इतना नहीं सोचा था, इतना कम आएगा, थोड़ा और आना चाहिए, आ गया। इनकरेक्ट स्पेलिंग, एम्बैरेस, ऑकरेंस, एक्सिलरेटेड, accommodated, एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड। देखो एक्सिलरेट ये स्पेलिंग सही है, LARATE, यहाँ पे LE लिखा हुआ है, गलत है। इसका मतलब है टू मेक एक्साइटेड, उत्साहित कर देना, किसी को खुश करना। द सरप्राइज पार्टी एक्सिलरेटेड हर, सरप्राइज पार्टी ने उसे खुश कर दिया। अब बाकी ऑप्शंस, एम्बैरेस रट लेना, स्पेलिंग बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा है। लज्जित करना मतलब होता है टू मेक समवन फील अकवर्ड। he embarrassed her with his comment। दूसरा है occurrence, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग रट लेना। ये occurrence का मतलब होता है घटना, कोई इवेंट, जैसे OCCUR ऑकर होता है, इसी से बनता है occurrence, ठीक है, उसका नाउन फॉर्म है, ये वर्ब फॉर्म है। The occurrence of the accident was tragic, बहुत ही ज्यादा दुखद था। और एकोमोडेट होता है ठहरना, रहने की जगह को एकोमोडेशन कहते हैं। द रूम कैन एकोमोडेट 4 पीपल, ये रूम 4 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है, यानी अपने में ठहरा सकता है। होता नहीं होटल जाते भैया कितने रूम, कितने बेड वाला चाहिए भैया, 3 लोग हैं, अच्छा 3 बेड चाहिए, तो एक डबल बेड हो जाए, एक गद्दा साइड में लगा देते, तो वो हो जाता है आपका क्या, एकोमोडेट करना, ठीक है, ठहरा। एरर का क्वेश्चन है बच्चे, मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेज शुमाज। बच्चे सुपीरियर, ऐसा कोई भी वर्ड जो IOR पर एंड होता है हम उसके साथ हमेशा टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते, तो गलत तो है, यानी यहां से देन हटा के हमको इसकी जगह पे अब मिसेज श्री लक्ष्मी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसलिए यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लिखा गया है, जो कि सही है। इस सुपीरियर है, सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इंटेलिजेंस सिंगुलर है, सुपीरियर के साथ टू आ गया,
फिर आगे वाले के इंटेलिजेंस के साथ, इसलिए मिसेस सुमाज लिखा गया है। आपके एग्जाम में ऐसी भी एरर आ सकती है कि मिसेस सुमा लिखा होता वहां पे। अब अगर किसी एक का इंटेलिजेंस है तो दूसरे का भी इंटेलिजेंस ही होना चाहिए, अर्थात दोनों साइड कंपैरिजन जब कभी भी हो तो हमेशा सेम टाइप में होता है। कैसे में होना चाहिए? एक जैसी चीजों में। तो एग्जामिनर गलती कर सकता था, उधर का एपोस्ट्रोफी एस हटा देता, और आधे बच्चे तो यही गलत करके आ जाते हैं। ये बहुत आसान बनाया उसने, क्योंकि सब रटे बैठे हुए हैं, सुपीरियर टू जूनियर टू, है ना, ये टू वाला रटा हुआ है, जो नहीं रटा वो वाला। तो ध्यान रखिएगा ऐसी चीजें, जब इधर कोई और मतलब ये नाम के साथ नहीं बल्कि इसका कंपैरिजन है तो दूसरे वाले का भी यही होना चाहिए। तो वो शब्द रिपीट नहीं करते, केवल एपोस्ट्रोफी एस तक रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, नाउन रिपीट नहीं किया जाता। आगे, इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम। आप एक चीज जानते हैं, यहां पे एक इमेजिनेशन है। क्या है? एक इमेजिनेशन। और जब कभी भी किसी भी चीज की कल्पना होती है तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, केवल एक ही वर्ड आएगा, दैट इज वर। तो जो यहां पे लिखा है ना, इफ आई वॉज द क्वीन, ये होना चाहिए इफ आई वर द क्वीन। ये क्या होना चाहिए? इफ आई वर द किंग। तो चाहे आपका इफ आई हो, चाहे इफ ही हो, चाहे इफ शी हो, इफ दे हो, इफ वी हो, सबके साथ आपको वर ही लगाना है। सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता, इमेजिनेशन है तो सबके साथ वर लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पे वर ही आना चाहिए। इफ आई वर द क्वीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड, प्रेसीड। बच्चे देखो, प्रोसीड लिखा हुआ है तो ये प्रोसीड तो नहीं हो सकता, तो प्रीसीड होना चाहिए, CEDE। ये स्पेलिंग गलत है, तो प्रीसीड ये स्पेलिंग करेक्ट है इसकी जगह पे, ऑप्शन डी वाला रॉन्ग है। प्रीसीड का मतलब है पूर्व में होना, टू कम बिफोर, पूर्व में आना, कोई चीज का पहले आना, पहले होना, दैट इज प्रीसीड। उसको प्रीसीड करना कहते। जैसे द इंट्रोडक्शन विल प्रीसीड द मेन प्रेजेंटेशन, यानी मेन प्रेजेंटेशन से पहले आएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? पहले आना, दैट इज प्रीसीड करेगा। एक्सीड, एक्सेस में होता है कोई चीज, दैट इज अधिक होना। टू गो बियॉन्ड, अधिक होना, दैट इज एक्सीड। जैसे हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, जितना सोचा था उससे बेहतर कर दिया, दैट इज एक्सीडेड। प्रोसीड का मतलब भी आगे बढ़ना, प्रोसीड करिए आप, यानी टू कंटिन्यू और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। आफ्टर द ब्रेक वी विल प्रोसीड विद द मीटिंग। ब्रेक के बाद अब हम मीटिंग की ओर आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका हो जाता है प्रोसीड। और चौथा, सक्सीड तो अभी किया था कुछ देर पहले, राइट, कामयाब होना, अचीव करना अपना डिजायर्ड रिजल्ट, राइट, सो दैट इज प्रोसीड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने, दैट इज क्लोज टेस्ट। 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो देखते हैं यहां पे क्या होना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे आखिर ये क्या है और कैसे सॉल्व किया जाएगा। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। जो बिगिनिंग है ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट डैश द स्टाइल eases out and becomes haunting in its simplicity. The author brings out the human elements in his story. His common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by the old artist who shows what? Who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled, a fine dash of humor and pathos. ये आपके सामने आ गया। अब आ जाओ एक एक करके समझते हैं। क्लोज टेस्ट, जैसे कि आपको बताया मैंने कि बच्चा क्लोज टेस्ट का मतलब दिए हुए 4 ऑप्शंस में आपको उसको लेकर 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो दिए हुए वोकैबुलरी की मीनिंग पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, उस पर्टिकुलर वर्ड का करेक्ट यूज करने के लिए उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। अदरवाइज नाउन की जगह वर्ब लगा देंगे और वर्ब की जगह नाउन लगा के बैठ जाएंगे, तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब यहां पे आपका सेंटेंस कहता है द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, और तीसरा तो भैया जो लिखा हुआ है वो समझ में आए कि लिखा क्या है, वो जरूरी है, अदरवाइज फिर कैसे हो पाएगा। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यानी कहानी की जो शुरुआत है, ठीक है, इज डैश, अब यहां पे कुछ आएगा,
इन इट्स प्रेजेंटेशन, इसके प्रेजेंटेशन में जो कहानी की शुरुआत थी वो क्या थी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, प्रोन थी, डिलेक्टेबल थी। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताते हैं, यहां पे जैसे प्रपोजिशन इन दिया हुआ है, तो इनमें से किस वर्ड के साथ इन आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इनकी एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो प्रोन, क्वेंट, डेलेक्टेबल, हैबिचुअल, चारों को समझते हैं पहले। क्वेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिवली ओल्ड फैशन्ड कोई चीज हो जिसको हम अनोखा कहते हैं, एकदम से यूनिक, उसे कहते हैं। जैसे दे स्टेड इन अ क्विंट लिटिल कॉटेज, यानी दैट लिटिल कॉटेज व्हाट क्विंट, दैट इज अनोखा था, अजीब सा था। अगर यहां पे हम कहते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सी जो इसका आंसर है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो अपनी प्रेजेंटेशन में बिल्कुल अनोखी थी कहानी, कुछ ऐसा सेंस आ रहा है। बाकी ऑप्शंस में क्या है, जैसे ये प्रोन है, प्रोन के साथ प्रेपोजिशन टू होता है और वहां पे प्रेपोजिशन टू नहीं, प्रेपोजिशन इन लिखा हुआ है, तो वो प्रेपोजिशन ने हेल्प कर दी, भैया इसको हटाओ। अब इसका मतलब क्या होता है, लाइकली टू डू समथिंग और सफर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवृत्त। जैसे ही इज प्रोन टू मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स, तो प्रोन जहां पे भी दिखेगा ना वो टू अपने साथ लेता है, तो इन होते ही ये एलिमिनेट हो गया, एक साइड हो गया। डेलेक्टेबल मींस होता है स्वादिष्ट होना, वेरी टेस्टी और डिलाइटफुल, उसे हम कहते हैं डेलेक्टेबल। मैं ऐसे भी बताता हूं कि डेलेक्टेबल, दिल्ली में केजरीवाल जी के टेबल पे खाना सर्व किया गया, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वीडियो। तो दिल्ली में केजरीवाल जी के टेबल पे जो खाना था वो बहुत ही डेलेक्टेबल था, डेलेक्टेबल यानी कि स्वादिष्ट था। भाई वीडियो देख के हमारे मुंह में भी पानी आया था। हैबिचुअल तो सब जानते हो, जो हैबिट से है कहते हैं ये उसका हैबिचुअल हो गया, यानी आदतन है, डन रेगुलरली और रिपीटेडली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ प्रेपोजिशन की हेल्प से एलिमिनेट हुए, कुछ मीनिंग से एलिमिनेट हुए, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरीके से एलिमिनेट हो गए। आगे आ जाओ। अब अपने को पता चल गया कि जो स्टोरी की बिगिनिंग थी वो अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी अनोखी थी, ठीक है, अनोखी थी। सो अब यहां पे क्या आना चाहिए, बस 3-4 क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्या आना चाहिए कि भैया कहानी की जो बिगिनिंग थी दैट वाज दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज क्विंट इन इट्स प्रेजेंटेशन, किंतु अब ब्लैंक करके ब्लैंक दे दिया उसने। ब्लैंक के बाद उसने लिखा द स्टाइल ईजेज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। अब उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यहां पे उसने कहा भैया ये अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी क्विंट थी, थोड़ी सी अनोखी थी, थोड़ी सी अजीब थी, किंतु जो स्टाइल है वो ईजेज आउट हुआ और बिकम हो गया हॉन्टिंग अपनी सिंप्लिसिटी में। अब आपके पास चारों ऑप्शन है। पहला है हार्डली, जिसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से कोई चीज का होना। दूसरा है रिसेंटली होना, एकदम हावी तुरंत हो जाना, इनिशियली शुरुआती में होना, और ग्रेजुअली धीरे होना। आप ध्यान से देखिए, पहले कहानी की शुरुआत बड़ी अनोखी सी थी और बाद में वो हॉन्टिंग होती चली गई। तो हॉन्टिंग ऐसा तो नहीं कि लाइट बंद हुई हॉन्टिंग हो गई, लाइट शुरू हुई ये हो गई, तो ये चीज धीरे धीरे होती चली गई। सो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, दैट इज ग्रेजुअली। तो ये गेम, इसको आंसर कैसे कर पाए, जब आप लाइन की सेंटेंस को आप समझ पाए। मीनिंग इसका होता है धीरे धीरे, लिख देता हूं हिंदी में, धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको यहां पे हो गया। तीसरे पे आ जाइए फटाफट। अब इसके बाद देखो क्या कहता है, द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स, जो ऑथर ब्रिंग आउट करता है ह्यूमन एलिमेंट्स को इन हिज स्टोरी, अच्छी बात है। हिज कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी और सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू, यानी उसके जो कॉमन एलिमेंट रहे उसके सिंपैथी और सैक्रिफाइस का, उसको दिया गया एक नया डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है। अब क्या दिया गया, एक नया सुपरविजन दिया गया, एक नया कंडीशन दिया गया, एक नया डायमेंशन दिया गया, एक इन्फेक्शन दिया गया। आप एक चीज देखो, पहले कहानी ऐसी थी, बाद में कहानी ऐसी हुई, एक नई दिशा जा रही है। वो नया दिशा एक नया डायमेंशन होगा ना, एक नया एस्पेक्ट, एक नया साइड, एक नया आयाम। तो यहां पे हो जाएगा आपका डायमेंशन। इन्फेक्शन तो होगा नहीं, मीनिंग ही अलग हो जाएगी, जिसका इससे कोई लेना ही देना नहीं है। कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं लगाई जा रही, और ना ही ये कोई सुपरविजन किया जा रहा है। तो तीन ऑप्शंस तो मीनिंग के हिसाब से एलिमिनेट हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेम थे लेकिन मीनिंग में डिफरेंट हो गए। आगे आ जाओ। By his last desperate act, that one can be a hero for one day if only one cares dash। अब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है, by the old artist who shows by his last desperate act that one can be a hero, कि कोई भी हीरो हो सकता है फॉर वन डे के लिए। इफ, अब हीरो बनने के लिए आपको केयर काफी करनी पड़ेगी किसी चीज के लिए। आपके पास चार ऑप्शंस है, थ्रू, दो, टफ, एनफ, केयर्स
एनफ, काफी करनी है तो काफी के लिए तो एनफ का ही सेंस आएगा ना। तो ये आंसर आप कब कर पाए, जब आप यहां पर इस लाइन को समझ पाए, तब आपका ये चौथा हो गया। पांचवे पे आ जाइए दोस्तों, ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, अ फाइंड डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। एक फाइंड क्या है, ह्यूमर और पैथोस का ये क्या है, एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर की मीनिंग ना तो लेजेंड होगी ना असेंड होगी, असेंड ऊपर जाना, लेजेंड 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 तो आप जानती हो जिस बोलते हैं ना कि धोनी साहब लेजेंड है, ठीक है। अमेंड, अमेंड करना सुधार करना होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में अमेंडमेंट होता है, लेकिन ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर किसको जाएगा, क्योंकि ये दो चीजों का, ह्यूमर और पैथोस का, ये जो आपका बैलेंस्ड मटेरियल बनाया गया वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर ऑप्शन में होता तो हम उसको भी टिक कर देते, उसने मिक्सचर की जगह पे ब्लेंड डाल दिया, और ब्लेंड एक नाउन भी होता है, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से भी सेट कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी मीनिंग ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रहे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं पूरे 25 क्वेश्चंस के ऑप्शंस के साथ 100 सेंटेंसेस, 100 रूल्स आपको सीखने को मिले होंगे विद वोकैबुलरी एंड ग्रामर। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसी तरीके से एनालिसिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।